बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हम पहुंच चुके हैं वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। जी हां, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5वां वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको दे चुका हूं कुल मिलाकर 4 वीडियो लेक्चर्स, और वो सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का एक कीमती समय दे रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा आप कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देखकर, तो मुझे आपको शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए। खैर, अगर आप आज के इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर सिर्फ आज का ये वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि आज के वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वीडियो लेक्चर नंबर 4 एक बहुत ही प्यारा टॉपिक मैंने इससे पहले बनाया है जिसका नाम है assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी, और उसमें मैंने आज के टॉपिक का जिक्र किया था। लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 समझने के लिए इससे पहले के 4 वीडियो लेक्चर्स देखना ना भूलें। अगर अभी तक आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करके वापस लौट कर आओ और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को पक्का बनाओ। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज का ये वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लेक्चर है। मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको एक पूरी डेरिवेशन कराने में ही पूरा लेक्चर लगा दूंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समय जाएगा, लेकिन ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई तो समझो कि इसके बेसिस पे इस चैप्टर में आगे पढ़े जाने वाली 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, हजारों बातें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। आज का टॉपिक है द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल। यानी गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा जो एक प्रेशर लगता है, वो प्रेशर कितना लगता है, वो प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, आज हम वो डिराइव करने जा रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा, सर इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर कितना लगता है, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर लगता कैसे है। बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हो तो किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में रखने मात्र से उस गैस के द्वारा लगातार उस कंटेनर की दीवारों के साथ होता है टकराव। यानी साफ साफ कहिए ना सर, द कोलिजन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज द मेन कारण फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर की दीवारों में रहकर लगातार रैंडम मोशन में रहकर उसकी दीवारों से टकराते हैं, और उसकी दीवारों से टकरा के उस पर फोर्स लगाते हैं, और वही फोर्स जो पर यूनिट एरिया लगता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। उसी की आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये डेरिवेशन इतनी सिंपल है नहीं, इसे सिंपल मैं बना दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं हेडिंग लिखता हूं ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। हमारी हेडिंग का नाम है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर exerted by gaseous molecules, या मुझे कहना चाहिए exerted by gaseous molecules inside a container। यानी किसी भी कंटेनर में मौजूद जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनके द्वारा जो प्रेशर लगता है, वो प्रेशर कितना लगता है, मैं आपको आज वो पढ़ाने जा रहा हूं। या सिंपल शब्दों में अगर मुझे इस डेरिवेशन की हेडिंग लिखनी हो बहुत सिंपल शब्दों में, तो इसे मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। यानी एक गैस के द्वारा जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर कितना होता है वो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो दीजिएगा मेरी बात पे पूरा ध्यान। इस बात को समझाने के लिए क्या किया गया है, एक कंटेनर मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, और ये क्यूबिकल कंटेनर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्यूबिकल कंटेनर के मैं कुछ एक्सिस बना देता हूं। लेट अस से कि इस क्यूबिकल कंटेनर का ये एक्स एक्सिस है, इस क्यूबिकल कंटेनर का ये वाई एक्सिस है, और इस क्यूबिकल कंटेनर का यहां पे एक z एक्सिस भी बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, ये इस क्यूबिकल कंटेनर का z एक्सिस है,
और इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर ये x है और ये हमारे पास z है तो ये y है। अब इस कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग दिशाओं में रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है यार, कोई मार्च पास्ट तो चल नहीं रही कि सारे पार्टिकल एक साथ चल रहे होंगे। मतलब ये है कि कुछ पार्टिकल्स x एक्सिस में जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स y एक्सिस में जा रहे होंगे और कुछ पार्टिकल z एक्सिस में जा रहे होंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये आगे की बातों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी पहली बात, कुछ पार्टिकल्स x एक्सिस में जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स y एक्सिस में जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स z एक्सिस में जा रहे होंगे। लेकिन क्या x एक्सिस में जाने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी होगी? नहीं। ऑब्वियसली बात है, x एक्सिस में जाने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन तब भी सब में एक चीज कॉमन है, x एक्सिस। y एक्सिस में जाने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कुछ अलग होगी, लेकिन फिर भी तब भी सब में एक चीज कॉमन है, y एक्सिस। ठीक उसी प्रकार z एक्सिस में जाने वाले पार्टिकल्स की भी वेलोसिटीज कुछ होंगी, लेकिन फिर भी तब भी सब में सब कुछ में एक चीज कॉमन है, z एक्सिस। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं, सिंगल, सुनना ध्यान से, लेट अस कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल। मेरी बात ध्यान सुनना, लेट अस कंसीडर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लेट अस कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लेट अस कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल of gas of mass m, let us consider a single molecule of gas of mass m moving along x axis, moving along x axis, moving along x axis with velocity moving along x axis with velocity vx। तो अगर एक पार्टिकल ये कहता है, देखो कायदे से अगर देखा जाए तो यहां पे जो पार्टिकल होगा, कोई भी एक पार्टिकल होगा, उसके पास तीन वेलोसिटी होगी, vx, vy, vz। लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सिस की बात कर रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल लिया गया है और एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी vx, तो मैंने यहां पे लिखा let this particle go, I repeat my sentence, let this particle go along x axis and strike the yz plane of cubical container having area a। मान लेते हैं कि इस क्यूबिकल कंटेनर का जो एरिया है वो a है, having area a मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, बातों को समझने की कोशिश करो कि let this particle go along x axis and strike the yz plane of cubical container having area a and let it undergo elastic collision। मान लेते हैं कि इसका इलास्टिक कोलिजन हुआ and इस वजह से the particle will return, I repeat my sentence, the particle will return along x axis, the particle will return along x axis with velocity minus vx। बिल्कुल सही, माइनस vx इसलिए बोला क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो देयरफॉर नेट मोमेंटम का बदलाव, आई रिपीट माय सेंटेंस, नेट मोमेंटम का बदलाव फॉर दिस सिंगल पार्टिकल, नेट मोमेंटम का बदलाव फॉर दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल के लिए मोमेंटम का बदलाव क्या होगा? डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी डेल्टा P फाइनल इज माइनस mvx, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी? vx थी, लौटती हुई वेलोसिटी भी क्या है? vx है, बस माइनस के साइन के साथ। तो फाइनल में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो माइनस का साइन जो यहां लगाया वो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाया। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देयरफॉर डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस 2mvx, यानी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं सो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 2mvx। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, जो मैं समझा रहा हूं उसे एक बार देखिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसको आपको अपने दिमाग में है बिठाना और इसके बेसिस पे है चैप्टर को मुझे आपको आगे बढ़ाना।
तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम है, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम समय के साथ। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2mvx बटा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास F आ गया मेरे बच्चों, ये हमारे पास F आ गया। अगर ये F है, ये सिंगल पार्टिकल है, सो नाउ अगर मुझे प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर कम्स आउट टू बी 2m। मेरी बात बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्रेशर कम्स आउट टू बी 2m, या एक काम करते हैं, हमारे पास फोर्स आ गया और हमारे पास आपका मैंने एक काम करा, मैंने पहले ही फोर्स निकाल लिया, रुको भी, इसमें एक छोटी सी चीज है तो मुझे और बतानी बाकी है, तो ये बात मैं बाद में बताऊंगा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सभी पार्टिकल्स की बात करूं, तो सभी पार्टिकल्स के बारे में बात करने के लिए मैं ये छोटा सा हिस्सा मिटाऊंगा। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे स्किप कर रहा था बाय मिस्टेक, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूं। आइए, तो चेंज इन मोमेंटम पता चल गया फॉर सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल के लिए चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, हमारे पास कितना आ गया 2mvx। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां से लेके यहां तक, मतलब दीवार से टकराने में पार्टिकल को भी डेल्टा टी टाइम लगेगा, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी vx है, तो मुझे ये बताओ कि इतनी गति से इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा vx डेल्टा टी। अब ये बात क्या है, सुनना ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लिख रहा हूं इफ इन टाइम डेल्टा टी, एक पार्टिकल टकराएगा एंड टकराने से पहले जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, दैट विल बी, सुनिए ध्यान से, दैट विल बी, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा दैट विल बी, वो डिस्टेंस क्या होगा, सुनना मेरी बात, दैट डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी जिससे वो जा रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये डिस्टेंस वो कवर करेगा। आई रिपीट माय सेंटेंस, मेरी बात ध्यान सुना, दिस डिस्टेंस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, when area gives us the volume in which the particle will travel, यानी मुझे वो वॉल्यूम मिल जाएगी जिस वॉल्यूम में वो पार्टिकल ट्रैवल करेगा। मतलब क्या है इस बात का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये बात सुनकर। सुनना, अगर ये कंटेनर की दीवार है और इस दीवार का एरिया है A, और इस दीवार से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल vx गति से आ रहा है और वो डेल्टा टी टाइम में दीवार से टकरा जाएगा। तो भैया ये डिस्टेंस है और ये एरिया है, तो इतने वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में, मतलब इस एरिया और इस डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ और हाइट है, तो ये वॉल्यूम बन गई लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। सो इस वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स जाके टकराएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक अकेला पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में दीवार से जाके टकरा रहा है, और डेल्टा टी टाइम में जाके वो टकरा रहा है, और जब टकरा रहा है तो किस गति से टकरा रहा है, vx उसकी गति है। तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो डिस्टेंस ये होगा। उसके डिस्टेंस को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगी वो वॉल्यूम इन विच द पार्टिकल विल ट्रैवल। तो हम यहां सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वो वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल ट्रैवल करेगा, सो दैट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी वॉल्यूम इन विच many particles may travel towards the wall of the container,
वॉल्यूम इन विच द पार्टिकल्स मे ट्रैवल टुवर्ड द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो वॉल्यूम क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी, मेरी बात बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनना, यानी जो वॉल्यूम में सभी पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया में डिस्टेंस इज गोइंग टू बी Vx डेल्टा T एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अगर ये पार्टिकल्स मान लीजिए इतनी वॉल्यूम में कवर कर रहे हैं, तो let there be n particles, let there be n particles per unit volume, let there be n particles per unit volume, then the total number of particles, I repeat my sentence, the total number of particles that will undergo collision, that will undergo collision, यानी वो पार्टिकल जो टकराएंगे that will undergo collision in the above volume, यानी इस वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स का कोलिजन होगा वो पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी पार्टिकल्स की गिनती कम्स आउट टू बी, आपके पार्टिकल्स की गिनती कम्स आउट टू बी Vx डेल्टा T A मल्टीप्लाइड बाय N। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, पहले जितना मैंने बताया वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अभी तो बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है। हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही हो, लेकिन आपको पता है मेरी आदत है, मुझे खुद ही रियलाइज हो जाता है कि ऐसी कौन सी डेरिवेशन का हिस्सा है या पूरी डेरिवेशन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बच्चों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो मेरी आदत है, मैं बार बार बताता हूं। देखो बहुत सिंपल डेरिवेशन चल रही है, मैं पूरी समझा रहा हूं यहां तक। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने ये माना कि उस कंटेनर में बहुत सारे रैंडम पार्टिकल्स रैंडम गति के साथ रैंडम दिशाओं में जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स एक्स की दिशा में जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स वाई की दिशा में जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जेड की दिशा में जा रहे हैं। जो पार्टिकल्स एक्स की दिशा में जा रहे हैं उन सब की वेलोसिटी को Vx मान लिया, और सबका Vx सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का Vx कुछ हो, किसी का Vx कुछ हो, लेकिन सब कुछ सिंबॉलिकली Vx बोला गया है। y में जाने वाले सभी पार्टिकल्स को सिंबॉलिकली Vy बोला गया है। z एक्सिस में जाने वाले सभी पार्टिकल्स को सिंबॉलिकली Vz बोला गया है। और हमने अभी डेरिवेशन की शुरुआत में एक सिंगल पार्टिकल लिया जिसका मास हमने m माना, उसकी वेलोसिटी हमने Vx मानी, और ये माना कि वो yz प्लेन को जाके टकरा रहा है और yz प्लेन का एरिया a। जब वो पार्टिकल yz प्लेन को जाके टकरा रहा है तो टकरा कर लौट भी रहा है। माना गया है कि वो Vx से जा रहा है और Vx से ही आ रहा है, उसका कोलिजन इलास्टिक है। अब क्योंकि वो Vx से आ रहा है, इसके कारण उसकी वेलोसिटी माइनस Vx ली गई। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल चेंज इन बदलाव ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का बदलाव कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी लौटने वाला और जाने वाला। तो फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, क्योंकि लौटा वो माइनस vx की गति से, जाने वाला मोमेंटम mvx, जैसे ही फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया गया हमें मिला माइनस 2 mvx। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब ये चेंज इन मोमेंटम मिला एक पार्टिकल का। आपने नोटिस किया था कि मैं यहां पे इस मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके सीधा फोर्स निकालने बैठ गया था। वो निकल तो रहा था, सही जा रहा था, लेकिन वो एक अकेले पार्टिकल चल रहा था। क्या मैं आपको डेरिवेशन जो करा रहा हूं वो एक अकेले पार्टिकल की करा रहा हूं, या सारी की सारी गैस जो इस कंटेनर में शामिल है उसकी वजह से निकाल के दिखा रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है, एक अकेले पार्टिकल की गैस के बारे में या एक अकेले पार्टिकल के गैस के प्रेशर के बारे में जानकर मुझे फायदा कुछ नहीं होगा। रैदर हमें फायदा तब होगा जब हम पूरी कंटेनर या पूरे कंटेनर में शामिल गैस के प्रेशर को डिराइव करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये कहा कि जो भी गैस ट्रैवल कर रही है, अगर उसको ट्रैवल करके दीवार से टकराने में डेल्टा टी टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी टाइम अगर टक्कर खाने में है तो डेल्टा टी टाइम में वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैसियस पार्टिकल इन डेल्टा टाइम टी, डेल्टा टी इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी Vx। तो अगर डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल टकराता है और Vx गति से मूव करता है तो डिस्टेंस जो उसने मूव किया वो Vx डेल्टा टी हुआ। जिस एरिया से वो टकराया उस एरिया से अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम मिल जाती है जिस वॉल्यूम में कुछ पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे। अब उस वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे हमें तो नहीं पता, तो हमने प्रति मीटर क्यूब n पार्टिकल्स मान लिए। अगर प्रति मीटर क्यूब n पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उतनी वॉल्यूम में टोटल पार्टिकल्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय n कर दिया। यानी वो गिनती है उन पार्टिकल्स की जो जाके दीवार से टकरा रहे हैं। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर क्या पॉसिबिलिटी और क्या गारंटी है
कि सारे के सारे ही जाके टकरा रहे हैं? बात तो सही है यार। ये मान लेना कि सारे के सारे पार्टिकल्स ही जाके टकरा रहे हैं, सही नहीं है। मतलब मार्च पास्ट थोड़ी चल रही है कि सबके सब राइट लेफ्ट करके साथ साथ जा रहे हैं और जाके टकरा जाएंगे। हो सकता है कुछ टकरा के वापस आ चुके हो सकता है कि कुछ टकराने अभी जा रहे हो सकता है कि कुछ टकरा चुके हो और वापस आ रहे हो। फिर क्या करें सर? ऐसे में एक और एजम्पशन की गई है यहां पे। हम मान लेते हैं कि आधे पार्टिकल्स जाके टकरा के वापस आ रहे हैं और अभी आधे पार्टिकल्स का जाना बाकी है। तो चलो भाई मान लेते हैं कि आधे पार्टिकल्स टकरा कर वापस आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा let us assume कि इस गिनती, I repeat my sentence, let us assume कि इस गिनती के हाफ पार्टिकल्स के मोमेंटम का बदलाव हो रहा है। हाफ पार्टिकल्स के मोमेंटम यानी इस गिनती के हाफ पार्टिकल्स के मोमेंटम का बदलाव हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मोमेंटम का जो बदलाव हो रहा है वो इस गिनती के आधे पार्टिकल्स का हो रहा है। सो देयरफॉर जिन पार्टिकल्स के मोमेंटम का बदलाव हो रहा है, जिन पार्टिकल्स के मोमेंटम का बदलाव हो रहा है, जिन पार्टिकल्स के मोमेंटम का बदलाव हो रहा है उन पार्टिकल्स की गिनती है Vx डेल्टा टी एन ए का आधा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझाने का पूरा हुआ मेरा इरादा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कहता हूं 3 बार सही। पूरी डेरिवेशन को अच्छे से घुरो। मैं आपके बोर्ड के आगे से हट रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन, ताकि जो मैं हूं समझा रहा उसे समझने में ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई भी टेंशन। मैंने अभी तक आपको डेरिवेशन कंप्लीट करके नहीं दिखाई है, लेकिन डेरिवेशन के अंदर काम आने वाले मेजर बातों को समझाया है। डेरिवेशन में चले जाने वाली मेजर बातों को एक्सप्लेन किया है। डेरिवेशन में काम आने वाले मेजर कॉन्सेप्ट को समझाया है, तब जाके आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वो गिनती है जो हम मान रहे हैं कि जाके कंटेनर की दीवार से टकरा रही है और लौट के आ रही है। सो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि बिफोर आई नाउ स्टार्ट राइटिंग द बचा कुचा पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, और बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द बचा कुचा पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, और आइदर आप किताब खोल के साथ बैठ जाओ, जो मैंने है पढ़ाया उसको एक बार किताब में देखो कि क्या आपको वही चीज जो मैंने है बताई किताब में है नजर आई, और अगर फिर भी आपके मन में कोई आ जाता है सवाल तो कैसे मचाना है आपको बवाल, ये आप अच्छी तरह जानते हो प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, इसलिए जो मैं बात आपको बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुने। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसे नोट डाउन कर ले, ताकि मेरे द्वारा समझाए गए तरीके का सीक्वेंस ऑफ डेरिवेशन आपको समझ आ सके। समझ आए बच्चों? चलिए तो एक काम करते हैं, उस हिस्से को कंटिन्यू करते हैं। और अगर इतने पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं तो मोमेंटम का बदलाव भी इतने ही पार्टिकल्स का हो रहा होगा। लेकिन सर हमने तो पता लगाया है कि एक पार्टिकल के मोमेंटम का बदलाव ये होता है, तो इतने पार्टिकल के मोमेंटम का बदलाव क्या होगा पता लगाना आसान है। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, क्योंकि डब्बे की अब जरूरत नहीं है, और डब्बा मिटाकर मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, और जैसे ही मौका लगेगा ये सब भी मिटा दूंगा। मौका लगेगा क्या? मौका लगी गया। ये थ्योरी है, इसे मिटाना जरूरी है, इसे मिटाना जरूरी है, ये मैं समझा चुका हूं। लेकिन एग्जाम में जब भी आप डेरिवेशन करेंगे या डेरिवेशन लिखेंगे तो इस थ्योरी के पार्ट को लिखना ना भूलें। मेरे नोट्स में और किताबों में भी आपको ये सब कुछ नजर आएगा। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आइए मैं आपको लिख रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या लिखा, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल कह लीजिए या एक सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल के मोमेंटम का बदलाव, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल के मोमेंटम का बदलाव इज कितना बदलाव मोमेंटम का? 2mvx। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सो देयरफॉर उतने मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम का बदलाव will be delta p is equal to half of vx delta t।
Vx delta t Na multiplied by 2mVx. So 2 से 2 कैंसिल, therefore प्यारे 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 11th क्लास के बच्चों, it comes out to be mnvx का स्क्वायर, mnvx का स्क्वायर एंड डेल्टा टी ए। अगर ये डेल्टा पी है, अगर ये डेल्टा पी है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, बच्चा जानता है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चा जानता है कि फोर्स इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी डेल्टा पी इज mn vx स्क्वायर डेल्टा टी ए बटा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो मेरे पास फोर्स आ गया, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू n particles, force acting due to n particles comes out to be mn vx square into a। अगर ये फोर्स है देन हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं प्यारे 11th क्लास के बच्चों, that pressure acting due to n particles comes out to be mn vx square a बटा a, कैंसिल। so therefore हमारे पास एक आ गया एक्सप्रेशन, pressure due to n particles comes out to be mn vx का स्क्वायर। प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार सही, मैं कहता हूं 2 बार सही, जरा पूरी डेरिवेशन को आप घूरो तो सही। मैंने बोर्ड पे एक प्यारे से डब्बे में एक प्यारा सा एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखा दिया है, विच कम्स आउट टू बी mn vx स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिस इज द pressure acting due to n particles, each particle of mass m and each particle moving with velocity vx, which comes out to be mn vx square। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस डेरिवेशन पे आप दीजिए पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को, जरा कोई भी बच्चा मेरा परेशान। So this is something very important that each one of you must pay attention, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को जरा सी भी कोई भी टेंशन। सही सुना आपने मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आपके सामने जो ये एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है mn vx स्क्वायर, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन। एक बच्चा कहता है सर नहीं, मतलब डेरिवेशन अभी भी खत्म नहीं हुई। हाँ बच्चों, डेरिवेशन अभी भी खत्म नहीं हुई है, डेरिवेशन अभी भी खत्म नहीं हुई है, एंड दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन पता है बच्चा क्या बोला, सर देखकर तो ये लग रहा है कि इस पूरे कंटेनर में मास m के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर x वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उन सबका प्रेशर mn vx स्क्वायर होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या इस कंटेनर में सिर्फ x एक्सिस में ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं? क्या पार्टिकल y एक्सिस में मूव नहीं कर रहे? क्या पार्टिकल z एक्सिस में मूव नहीं कर रहे? और चलो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल्स x एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि x एक्सिस में मूव करने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी vx ही है? बिल्कुल सही सोचा आपने। एक बच्चे ने कहा सर पॉइंट तो वैलिड है कि x एक्सिस में मूव करने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी vx हो, ये जरूरी नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि सभी पार्टिकल्स सिर्फ x एक्सिस में भी मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ x एक्सिस में भी जा रहे हैं, कुछ y एक्सिस में भी जा रहे हैं, कुछ z एक्सिस में भी जा रहे हैं, और सभी की वेलोसिटी vx vy vz बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस पूरी डेरिवेशन के अंतिम हिस्से तक पहुंचने से पहले यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप भले ही पॉज करके वीडियो को इस पूरी स्क्रीन पे बताई गई चीज को अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर है मन में कोई सवाल तो प्यारे प्यारे बच्चों पूछ लीजिए। पूछना कैसे है ये आप अच्छी तरह जानते हो, कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जब चाहे जैसे चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो और अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हो। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जो है बोर्ड पे लिखा इसे प्लीज दीजिए पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा परेशान। दीजिए पूरा अटेंशन ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई भी टेंशन। अब देखना यह है कि अगर डेरिवेशन का खात्मा यहां नहीं हुआ तो यह सिलसिला कहां तक जाएगा। अरे यह सिलसिला वहां तक जाएगा जहां आपका मास्टर आपको लेके जाएगा। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस स्टेप के बाद होने वाली बात और भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने फिर पूछ लिया, सर क्यों
इसको देखकर तो सही लग रहा है कि यार n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का मास m और सभी पार्टिकल्स की गति vx। लेकिन क्या मैंने ये कहा कि सभी पार्टिकल्स की गति vx x एक्सिस में सेम होगी? नहीं, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की गति vx x एक्सिस में सेम नहीं मानी जाती। इसलिए क्या किया जाता है, उसे बताने के लिए मुझे जगह चाहिए। क्या किया जाता है, उसे बताने के लिए मुझे जगह चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं डेरिवेशन का कौन सा हिस्सा मिटाऊं, क्योंकि जो पहला हिस्सा था वो ये था, जो दूसरा हिस्सा था वो ये था, जो तीसरा हिस्सा था वो था, और चौथा हिस्सा यहां आया। तो पहला मिटाया तो चौथा आया, अब तीसरा हिस्सा मिटाता हूं तो पांचवा हिस्सा लिखूंगा। आई होप ये चीज आपने अपने पास नोट डाउन कर ली है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो मैं इसे मिटा हूं रहा और इसके आगे की बात बता हूं रहा। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। तो मैंने आपको बताया mnvx²। देखिए सिंस x एक्सिस में जाने वाले सभी पार्टिकल्स की गति या सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी सेम, therefore x एक्सिस में जाने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एवरेज इज टेकन and written as vx bar का स्क्वायर, where vx bar is सभी वेलोसिटीज का मीन, यानी सभी वेलोसिटी का मीन। therefore प्रेशर का एक्सप्रेशन बन जाता है mnvx बार का स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार नहीं मैं कहता हूं 2 बार सही, जरा मेरी बातों को घूरो तो सही। प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब एक बच्चे ने पूछा, सर अब तो फाइनल होगा? अभी भी फाइनल नहीं है, बहुत बड़ी डेरिवेशन है, अभी भी ये फाइनल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये प्रेशर सिर्फ एक्स एक्सिस का है। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, अगर ये एक्स एक्सिस का है तो आप लिख देते हैं px। क्या मैं लिख सकता हूं? सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू mn vy बार का स्क्वायर। जी हां, सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू mn vz बार का स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जरा एक बार तो देखो, इसे कहा जाता है प्रेशर ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस में काम करने वाले सभी पार्टिकल्स का प्रेशर, इसे कहा जाता है प्रेशर एक्टिंग अलोंग बाय ऑल द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस, इसे कहा जाता है z एक्सिस। तो एक बच्चे ने कहा सर ठीक है, इसका मतलब प्रेशर के 3 फार्मूला, एक फार्मूला x एक्सिस वाला, एक फार्मूला y एक्सिस वाला, एक फार्मूला z एक्सिस वाला। देख के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जवाब है नहीं, अभी नहीं। मतलब ये कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के इंडिविजुअल प्रेशर को है नहीं निकाला जाता, रहता इनको भी कंबाइन कर दिया जाता है। सर जी, मतलब इन्हें भी कंबाइन करके एक नया एक्सप्रेशन है निकाला जाता? हां जी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले है मेरा सवाल, क्या यहां तक आपको सब कुछ समझ आता? और अगर नहीं है समझ आता तो एक बार फिर से घूरो, ये बात भी आपको दोबारा है बताता, एक बार देखो। प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड पे लिखी गई, बोर्ड पे बताई गई, बोर्ड पे दी गई सारी जानकारी को आपने अपने दिमाग में बैठाना होगा, तभी हमें जीवन में आगे बढ़ के आगे आना होगा। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जितना मैंने पुराना किया था वो सारा आपको समझा दिया है।
बस एक छोटा सा नया काम किया है। वो नया काम ये किया है कि जो हमने ये प्रेशर निकाला था, ये प्रेशर था mnvx², यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल का मास m, हर पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी vx, और प्रेशर कम्स आउट टू बी mnvx²। लेकिन मन में डाउट आया कि क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी वाकई में vx होगी? नहीं, क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी वाकई में vx नहीं होगी। दिस मींस दैट एवरी पार्टिकल मे पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी, बिकॉज़ एवरी पार्टिकल मे पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी, दैट इज व्हाई x एक्सिस में मूव करने वाले सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एवरेज लिया गया। और क्योंकि सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एवरेज लिया गया, तो फॉर्मूले में mnvx² की जगह mnvx² लिखा गया, mnvy² लिखा गया, mnvz² लिखा गया। सर, उस हिसाब से तो प्रेशर के 3 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो अब क्या करें? एक्चुअली में हम जो प्रेशर डिराइव करते हैं बच्चों, वो इंडिविजुअली एक्स एक्सिस या इंडिविजुअली वाई एक्सिस या इंडिविजुअली जेड एक्सिस का प्रेशर नहीं होता। वो प्रेशर उन सारी वेलोसिटीज का एक क्यूमुलेटिव प्रेशर होता है। तो सर, आपने तो इंडिविजुअली vx², इंडिविजुअली vy², इंडिविजुअली vz² लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि क्यूमुलेटिव होता है। तो क्या किया जाता है? सुनना मेरी बात बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं जो बात अब आपको बताने जा रहा हूं, उस बात को बताने के लिए मुझे फिर से जगह चाहिए, और उस बात को बताने के लिए मुझे फिर से जगह चाहिए। तो मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, और इसे मिटा कर ही आपको वो चीज बता देता हूं। ये मैंने मिटा दिया। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपने लिख ली होंगी, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। सोच के देखिए, इतनी बड़ी डेरिवेशन को एक ही बोर्ड पे कर पाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये बहुत लंबी डेरिवेशन है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, गैसियस पार्टिकल्स की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की एवरेज वेलोसिटीज का भी नेट एवरेज निकाला है जाता, और कुछ इस प्रकार है लिखा जाता। अब कैसे वो एवरेज है निकाला जाता? सुनना मेरी बात ध्यान से। वो एवरेज कैसे है निकाला जाता? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। हम सब जानते हैं कि एवरेज यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सुनिए ध्यान से, यानी vx बार का स्क्वायर प्लस vy बार का स्क्वायर प्लस vz बार का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इस सबको सुनेंगे मेरी बात बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। इस सबको एवरेज को, यानी या फिर मुझे सीधा लिख देना चाहिए, इस प्रकार लिखा जाता, vx बार का स्क्वायर इज इक्वल टू vy बार का स्क्वायर इज इक्वल टू vz बार का स्क्वायर, एंड vx बार का स्क्वायर प्लस vy बार का स्क्वायर प्लस vz बार का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और c इज इक्वल टू अंडर रूट vx बार का स्क्वायर प्लस vy बार का स्क्वायर प्लस vz बार का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज रूट मतलब कि ये वाला, देन इट इज कॉल्ड एज मीन मतलब कि ये वाला मीन, एंड देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर, क्योंकि इन सबका वेलोसिटी का स्क्वायर हो रखा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस c स्क्वायर इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, साफ बताओ कि एग्जैक्टली किया क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं समझाता हूं। भाई देखो, मैंने प्रेशर निकाला था अलोंग एक्स एक्सिस, px इज इक्वल टू mnvx बार स्क्वायर। प्रेशर निकाला था अलोंग y एक्सिस, mnvy बार स्क्वायर। प्रेशर निकाला था अलोंग z एक्सिस, mnvz बार स्क्वायर। अब हमें चाहिए टोटल प्रेशर पूरी गैस से। तो हमने क्या किया, एक एजम्पशन ली गई है। यहां पे बहुत सारे एजम्पशंस है। एक और एजम्पशन ली गई है कि एक्स एक्सिस के दौरान काम करने वाली एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर यानी vx बार का स्क्वायर, y एक्सिस के दौरान काम करने वाली एवरेज वेलोसिटी
का स्क्वायर यानी वी वाई बार का स्क्वायर और वी जेड बार स्क्वायर तीनों को बराबर माना गया है, लेकिन तीनों के सम को सी स्क्वायर माना गया है, तीनों के सम को सी स्क्वायर माना गया है। और अगर सी स्क्वायर का सी हटाता हूं तो c इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी रूट यानी अंडर रूट प्लस सारी मीन वेलोसिटीज का स्क्वायर विच बिकम्स रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि vx vy और vz तीनों बराबर है और तीनों का सम c स्क्वायर के बराबर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि vx vy और vz तीनों बराबर है और तीनों का सम इक्वल टू सी स्क्वायर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव वी कैन राइट दैट vx बार का स्क्वायर इज 1/3 सी स्क्वायर और vy बार का स्क्वायर इज 1/3 सी स्क्वायर और vz बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 सी स्क्वायर। यानी चाहे मैं एक्सप्रेशन vx का लिखूं या एक्सप्रेशन vy का लिखूं या vz का लिखूं, ऑटोमेटिकली उसमें vx vy vz तीनों शामिल हो जाएंगे, क्योंकि c स्क्वायर इज इक्वल टू vx बार का स्क्वायर प्लस vy बार का स्क्वायर प्लस vz बार का स्क्वायर। देयरफॉर मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, देयरफॉर इस एक्सप्रेशन में vx बार स्क्वायर की जगह या vy बार स्क्वायर की जगह या vz बार स्क्वायर की जगह अब हम 1/3 सी स्क्वायर लिखकर प्राप्त कर सकते हैं द नेट प्रेशर ड्यू टू अ गैस इनसाइड द कंटेनर कम्स आउट टू बी P net इज इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर। प्यारे 11th क्लास के बच्चों देख लीजिए, ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। P net is equal to या net pressure due to a gaseous molecule is equal to 1/3 mnc square, where n is the mass of each molecule, n is the number of molecules per unit volume, and c square means root mean square velocity या c square is the sum of the average velocity of the gaseous particles along x axis, y axis and z axis। कोई मामूली डेरिवेशन मत समझना इसे, मैंने पहले ही इस डेरिवेशन को कराने से पहले चेतावनी दी थी कि ये मामूली डेरिवेशन नहीं है। इसलिए अगर आपने पूरे वीडियो के दौरान जरा सा भी आपने अपना अटेंशन खोया होगा तो हो सकता है कि डेरिवेशन को समझने में आपको किसी ना किसी पॉइंट पे दिक्कत आई होगी। और अगर आपने अपना अटेंशन पूरा दिया होगा और साथ साथ किताब को खोल के भी पढ़ा होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको डेरिवेशन समझ आई होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई भी टेंशन आ जाए या किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ जाए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें समझ नहीं आई। मैं आपको समझाऊंगा फिर से जिस भी बेस्ट तरीके से मेरे लिए पॉसिबल होगा। आपको कोई डाउट आ जाए आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मेरा नंबर जिन बच्चों के पास है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को दिन रात चौगुना करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो क्या मैं अब ये समझूं या आप ये समझो कि डेरिवेशन खत्म हो गई? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, डेरिवेशन भी और बाकी है। अब सर मत पकड़ लेना ये सोचकर कि भाई कब खत्म होगी। एक्चुअली में डेरिवेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी डेरिवेशन का एक छोटा सा हिस्सा मॉडिफाई करके बताना बाकी है, इसी डेरिवेशन का एक छोटा सा हिस्सा एक्सप्लेन करना बाकी है। तो चलो मैं सीधा वही करता हूं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को। जरा दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा अभी परेशान। क्या बता रहा हूं, देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोर्ड पे लिखी सारी बातों को मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, इनफैक्ट सब कुछ मिटा रहा हूं। हमारे पास आ चुकी है समरी, मैं बता रहा हूं समरी, मैं सीधा समरी लिख रहा हूं। हमारी डेरिवेशन चल रही थी फॉर्मूला की, हम डिराइव करना चाह रहे थे प्रेशर का एक्सप्रेशन डेरिवेशन और हम वो कर चुके हैं। मैंने बोर्ड पे मिटा दिया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें प्राप्त होता है, फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें प्राप्त होता है बाय डेरिवेशन
comes out to be जो फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त होता है that comes out to be P is equal to 1/3 mnc square where m is the mass of each molecule n is the number of molecules per unit volume. So therefore m multiplied by n becomes capital M. Total mass per unit volume. Total mass per unit volume. But अगर यही मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह कुछ और वॉल्यूम हो, यूनिट वॉल्यूम ना हो, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब भाई, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, अगर यही पर यूनिट वॉल्यूम ना हो, then P comes out to be 1/3 n into n की जगह कैपिटल M C स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम की जगह कुछ वॉल्यूम हो, then m upon v is rho, मतलब साफ कहूं तो डेंसिटी. सो therefore प्रेशर ड्यू टू गैस का दूसरा फाइनल एक्सप्रेशन इज P is equal to 1/3. मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, P is equal to 1/3 rho c square. तो ये पहला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, पहला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, पहला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, पहला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है. और ये दूसरा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, दूसरा फॉर्मूला जो पक्का काम आएगा, 200% काम आएगा मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल डेरिवेशन जब आप लोग खत्म करेंगे तो 1/3 rho c स्क्वायर पे खत्म करेंगे, ना कि 1/3 mnc स्क्वायर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. ये एक अकेला फॉर्मूला, इसके बाद आने वाली कम से कम भी तो 10 से 15 डेरिवेशंस, अभी कम से कम 10-15 डेरिवेशंस और बाकी हैं इस यूनिट में. अब आने वाले जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो डेरिवेशन ही है मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों. लेकिन वो सारी डेरिवेशंस आपकी मुट्ठी में समा सकती है अगर आपको एक डेरिवेशन समझ आती है, और वो डेरिवेशन कोई और नहीं, वो वही है जो मैंने आज के वीडियो लेक्चर में कराई है. एंड द ओनली फॉर्मूला जिसके ऊपर बेस्ड अब पूरी यूनिट चलेगी वो एक ही है जो आपके सामने है, 1/3 rho c square, where rho is the density or c square is the algebraic sum of the average velocities of the gaseous particles along x axis, y axis and z axis. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को इतना डिटेल में समझाने के बाद समझ को जरूर आया होगा. लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूं. इसलिए अगर आपको कोई चीज दोबारा सुनने का मन है तो मेरी सजेशन है कि वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए, ध्यान से सुनिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं. बुक खोल के टैली कीजिए कि वहां पे क्या लिखा है और मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, तब जाके मुझे पूरा यकीन है कि आपको टॉपिक अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, विद दिस आई हियरबाय अनाउंस द खात्मा ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर एक्टिंग ड्यू टू अ गैसियस मॉलिक्यूल. और ये डेरिवेशन यही खत्म होती है मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों. मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, रिटन प्रैक्टिस करें और फिर जीवन में इस यूनिट को लेकर आगे बढ़े. आज के वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सब ने अपना जीवन का कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें, इतना तो बनता है. मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू.